नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में मौसम फिर बदलने लगा है। अंधेरा अब जल्दी हो रहा है, आप देख रहे होंगे, और कुछ ऐसा ही हाल शायद सियासत का भी हो रहा है। ईवीएम पर उठे सवाल, तमाम सवाल कह लें या तमाम सवालों और धांधलियों की शिकायत के बावजूद हरियाणा में बीजेपी की सत्ता तीसरी बार कायम हो गई और आज नायब सिंह सैनी ने शपथ भी ले ली, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की शिरकत हुई और बीजेपी ने अपनी ताकत का एहसास विपक्ष को कराना चाहा। हालांकि इसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, उनकी जगह ललन सिंह पहुंचे हैं। तो अब सवाल ये भी उठने लगे कि क्या नीतीश बाबू फिर पलटी मारेंगे। नीतीश भी जानते हैं कि इस समय कई मुद्दों पर वो बीजेपी से अलग राय दे चुके हैं, तो ऐसे सवाल उठेंगे ही। इसीलिए कल ही कटिहार में, जी हां, बिहार के ही कटिहार में एक जनसभा में सफाई देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती से हम लोग उधर चले गए, लेकिन अब यही गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। अब नीतीश क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन बिहार में एक बार फिर शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब का जो कहर बरपा है, उसने एनडीए सरकार को मुसीबत में डाल दिया है, मुश्किल में आ गई है एनडीए सरकार, ये कह सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी कांड के बाद एनडीए फंसी हुई है, इसी तरह बिहार में भी बीजेपी की सरकार फंस रही है और वहीं यूपी में भी कानून व्यवस्था का सवाल बीजेपी को घेर चुका है। बहराइच मामले में आप सब अपडेट हैं ही। अब जो एनकाउंटर हुआ है आज, उसे लेकर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बहराइच का मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और बहुत कहें तो संदिग्ध भी है, और कहीं ना कहीं एक समाज में एक ऐसी चीज जिसके बारे में कोई सुनना समझना या सुनना नहीं चाहता है। समझना तो लोग चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आज जरा समझ लेते हैं कि यहाँ अखिलेश यादव इसी एनकाउंटर को लेकर, बहराइच के मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस पर थोड़ी सी बात जरूर रखना चाहूंगा। आज सुनिए पहले अखिलेश यादव को। प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। तो यहां अखिलेश यादव एनकाउंटर से लेकर पत्रकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी जो पत्रकारिता है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जो कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, इन सब को लेकर, और पुलिस या कार्रवाई पर जो बातें यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन बातों को समझने की जरूरत है। आपको बता दूं दोस्तों कि बहराइच मामले के 2 आरोपियों सरफराज और तालिब का आज एनकाउंटर हुआ और उसमें उनके पैर में गोली लगी, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर विपक्षी दलों ने सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को घेरना शुरू कर दिया है और अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कहा है कि सरकार डराने के लिए एनकाउंटर और बांटो और राज करो की रणनीति पर काम कर रही है और ये उसकी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव नहीं है, लेकिन उपचुनाव तो हैं और ऐसे में इन घटनाओं से बीजेपी के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि ऐसी घटनाओं के दम पे वो चुनाव जीत जाए, लेकिन बीजेपी शायद इस बात को भूल रही है कि 240 पर बीजेपी क्यों अटकी थी और इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी दूसरे नंबर पर क्यों आ गई थी। और नरेंद्र मोदी ने जो बांटो और राज करो
का नारा दिया था, और खासकर जब लोकसभा चुनाव के समय आपने उनके बहुत सारे भाषण सुने जिसमें उन्होंने मुस्लिम मटन मछली से लेकर बहुत सारी बातें कही थीं, मंगलसूत्र तक और घुसपैठिए तक, इन सब बातों का कितना असर पड़ा न सिर्फ मुसलमानों या अल्पसंख्यकों पर बल्कि हिंदुओं पर भी पड़ा, जिन हिंदुओं की राजनीति या उनका हितैषी बनने की बात बीजेपी करती है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बांटने के खेल का नुकसान भुगत लिया है, इन सब के आधार पर आप देख लीजिए। और वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी अब बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मोर्चेबंदी में जुट चुका है। 19 तारीख यानी परसों राहुल गांधी झारखंड पहुंच रहे हैं और वहां सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी। इस मामले में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ बताया है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं गुलाम अहमद मीर को, जो अब प्रभारी हैं झारखंड के। सुनिए जरा। हाँ, 19 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यहाँ झारखंड प्रदेश के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से वो इंटरेक्शन करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसका कंप्लीट 3-4 घंटे का डिटेल डिस्कशन है। उनके इश्यूज क्या हैं, उनके डिमांड्स क्या हैं, तो उसको लेकर के वो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और वो पूरा दिन उनका सामाजिक संस्थाओं के लिए है उस दिन। तो पूरा दिन राहुल गांधी का सामाजिक संस्थाओं के लिए समर्पित होगा, ये बता रहे हैं गुलाम अहमद मीर। और झारखंड में अब राहुल गांधी कूच करने वाले हैं, परसों झारखंड पहुंचने वाले हैं। झारखंड में एक तरफ हेमंत सोरेन हैं, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन हैं और इन दोनों ने बीजेपी के खिलाफ तहलका मचाया हुआ है। वहीं राहुल गांधी लोगों से मिलने और जुड़ने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस समेत समूचे महाविकास आघाड़ी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बात आगे बढ़ रही है, लेकिन एनडीए में बात अटकी हुई है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस समेत महायुति नेताओं ने 16 अक्टूबर यानी कल अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत होनी थी, लेकिन उस बैठक में भी कुछ फाइनल नहीं हो सका और न ही कोई घोषणा की गई। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे के मामले में बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि आप बलिदान के लिए तैयार रहिए। दरअसल महाराष्ट्र की 22 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे और बीजेपी आमने सामने हैं। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे ठाणे है, पालघर है, नासिक, कोल्हापुर और कोंकण क्षेत्रों की कुछ सीटें हैं जिन पर शिंदे गुट अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन भाजपा भी नजर गड़ाए हुए है। तो अब वो शिंदे से बलिदान मांग रही है। हालांकि बावनकुले ने इस बलिदान में अजित पवार या उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया है। तो अब कयास ये लग रहे हैं कि अजित पवार को अधिक से अधिक 55 सीटें दी जाएंगी, जबकि वो 70 चाहते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आठवले की जो पार्टी है, उसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर रामदास आठवले भी 21 सीटें मांग रहे हैं। और डॉक्टर रामदास आठवले ने कहा है कि मैंने चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर 21 सीटों की मांग की है। कुल 228 सीटों पर इस तरह एनडीए के सभी दल अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और बात हक और बलिदान की होने लगी है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी फिर कोई खेल करके अपने सहयोगियों को बलि का बकरा बना देगी। जो खेल पहले उद्धव ठाकरे के साथ खेला जा चुका है, उसे एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ दोहराने में भला बीजेपी को कोई हर्ज क्यों होगा? क्योंकि क्या सत्ता के इस खेल में देश का हर्ज नहीं हो रहा है? क्या बीजेपी सत्ता की चकाचौंध बनाए रखने के लिए पूरे देश में अंधेरा नहीं कर रही है? क्या लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? आज इन तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन इन सबसे पहले कुछ और तस्वीरें या कुछ और बातें आप तक लाना चाहता हूं। आज आप जानते हैं वाल्मीकि दिवस है और आज सुबह सुबह राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में और ये तस्वीर आप देख लीजिए, राहुल गांधी यहां पूजन अर्चन करते हुए वाल्मीकि आश्रम में राहुल गांधी। इसके राहुल गांधी के बाद आज शाम को पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे इसी वाल्मीकि आश्रम में, मंदिर में, और यहां उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से भी बात की। क्या कुछ कहा है यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा सुन लीजिए। ऐसा इतने वाल्मीकि जयंती के निमित्त मैं यहाँ पर वाल्मीकि के दर्शन के लिए आया हूँ। उनका दर्शन लिया,
मैं सभी वाल्मीकि समाज को शुभकामनाएं देता हूं और सारी देश में वाल्मीकि समाज आर्थिक और शिक्षा के दृष्टि से बहुत कमज़ोर है। इस समाज को अगर ऊपर आना है, हम सब लोग उनके शिक्षा के तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। जब हम लोग शिक्षा के तरफ ध्यान देंगे, समाज में सामाजिक न्याय भी मिलेगा और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। खासकर नौजवानों को शिक्षा की ज़रूरत है और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो पूरी कोशिश करे। हम उसी दृष्टि से आज यहाँ पर आए हैं और एक बार उनको नमन करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो वाल्मीकि दिवस पर सुबह सुबह राहुल गांधी और उनके बाद अभी शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे और वाल्मीकि के शिक्षा और उनके संदेशों का जिक्र करते हुए यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे पहले राहुल गांधी भी इन तमाम बातों को यहाँ रखते हुए नजर आए थे। तो एक तरफ वाल्मीकि दिवस और दूसरी तरफ देश में 2 राज्यों में चुनाव, और इन चुनावों के बीच आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह, और उस समारोह में कहीं न कहीं एनडीए अपना दमखम दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। और इन सब के साथ आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में किसका होगा खेल तमाम, ये समझने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे, क्योंकि विपक्ष का नया गेम प्लान अब सामने आ रहा है। वो सब और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबके बीच और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत कुछ इस पिटारे में है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, एक ब्रेक के बाद फिर से प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, और राहुल लाल जी घूम फिर के आए हैं महाराष्ट्र से अभी, तो बहुत कुछ इनके पिटारे में भी होगा, इनसे भी समझेंगे। सबसे पहले आना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, कैसे देखा जाए, यहाँ से हरियाणा से अब होते हुए महाराष्ट्र की ओर जब बढ़ते हैं, और लेकिन उससे पहले जो गेम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका कोई असर आपको नज़र आ रहा है कि देश की सियासत पे भी पड़ने जा रहा है? एनकाउंटर। ये राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो कानून का मखौल है। एक सभ्य समाज में पुलिस अगर एनकाउंटर को ही न्याय मानने लगे और समाज भी धीरे धीरे इसी तरह से न्याय होते हुए देखना चाहे, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं सिर्फ ये हों कि एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ उनके घरों को बुलडोजर से ढहाना हो या लोगों को गोली मार देना हो, अगर समाज इस चरम पर पहुंच जाएगा तो आने वाले दिनों में एक बड़ी अराजकता का संकेत भी है। हम पुलिस की कहानियां खूब पढ़ते सुनते हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से मैं चंबल का हूं। हमने दस्य समस्या के चरम दौर में एनकाउंटर्स को देखा है। कितने एनकाउंटर असली होते थे और कितने प्रायोजित, कितने मामलों में डकैतों को पहले से पकड़ कर रखा जाता था और बाद में एनकाउंटर दिखाए जाते। लेकिन तब से अब तक समाज बहुत बदल चुका है। अब पारदर्शिता बहुत आ चुकी है, सूचना के माध्यम इतने सारे। 60-70 के दशक के एनकाउंटर या 80 के दशक के एनकाउंटर की तुलना आज के दौर से नहीं की जा सकती, और हर बार एक ही घिसी पिटी कहानी, मुलजिमों को पकड़ा, भागने की कोशिश की, गोली मार। अब आज का जो एनकाउंटर बताया जा रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा मुद्दा जिसमें दंगा हो गया है, उसके आरोपी पुलिस में पकड़ आने के बाद पुलिस का जो बयान है, पुलिस कह रही है कि उन्होंने भागने की कोशिश की और गोली चलाई पुलिस के ऊपर। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद हथियार उनके पास कैसे बच रहे? ये कई सवाल हैं। धीरे धीरे समाज सब देख रहा है, लेकिन समाज का जो बहुसंख्यक तबका है वो इन चीजों पर ताली बजा रहा है। ये बहुत खतरनाक संकेत। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक रिश्ता दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारियों के साथ आपसी खींचतान का भी है। हम सब जानते हैं, हमारा
कई बार इस पर विमर्श कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी और अमित शाह फूटी आंख नहीं सुहाते। वे उनकी भविष्य की राजनीति का रोड़ा है ऐसा महसूस करते हैं मोदी और शाह। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके राजनीतिक निहितार्थ भी है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तो है ही, 10 सीटों पर होना था, जिनमें से मिल्कीपुर हिम्मत नहीं पड़ी उनका चुनाव कराने की। उपचुनाव से पहले और भविष्य के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही और उत्तर प्रदेश का संदेश महाराष्ट्र, झारखंड या देश भर में जब जब जो चुनाव होगा उसके लिए देने की कोशिश होती है। बीजेपी अब ये जान चुकी है कि उसके पास धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए जब वो हरियाणा की जैसे तैसे मिली जीत को, जिसमें तमाम संदेह हैं, तमाम वोटों की गिनती से लेकर मतगणना के दिन जो कुछ हुआ उस सबको लेकर तमाम संदेह है, फिर भी आज जिस तरह का शो किया गया वो एक तरह से अपने आत्मविश्वास को दोबारा हासिल करने की कोशिश है। क्योंकि हरियाणा अगर बीजेपी चुनाव हार जाती तो नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब हरियाणा के जरिए वे महाराष्ट्र और झारखंड की तैयारी कर रहे, शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपना हौसला बता और जता रहे कि नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगड़ा है। वे जैसे 4 जून से पहले थे वैसे ही अब भी हैं। बीजेपी अब भी चुनाव जीतने की मशीन है और महाराष्ट्र भी जीत ले। अभी से उस तरह के बयान उनके आना शुरू हो गए। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं। जिस तरह आज उनकी महायुति का एक सहयोगी दल है, उसने तो अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी कि वो अपनी दम पर अकेले चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के गठबंधन को छोड़ दिया है उसने। सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह शिवसेना, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, बीजेपी खुद उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार जो भी बयान दे रहे हैं, जो उनका तालमेल है, उसमें अंतर साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए, शिवसेना, एकनाथ शिंदे के लिए, अजित पवार के लिए कठिन होने जा। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, झारखंड की बात, ये बातें अब अगले 1.5 महीने तक खूब होंगी क्योंकि यहाँ चुनाव हैं दोनों राज्यों में। लेकिन उससे पहले उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पर जो चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ समझा जाए। आज 2 लोगों के एनकाउंटर हुए, पैरों में गोली की बात कही जा रही है और नेपाल बॉर्डर पर ये एनकाउंटर किया गया है। बहराइच की घटना और इस घटना का कितना असर पड़ने जा रहा है देश की सियासत पे, ये भी समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और यहाँ से फिर आगे बढ़ने की। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूँ और प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, और उत्तर प्रदेश तो ऐसे भी अब धीरे धीरे एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है, और अगर कहूँ ऐसा शब्द का इस्तेमाल करूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अब सरकार जो भी इसके लिए अपने दावे प्रतिदावे करे, लेकिन इतना तो है कि एनकाउंटर्स तो हो रहे हैं। और जो अखिलेश यादव अपना बयान दे रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। और इसी सरकार के पहले जो डीजीपी थे उन्होंने जो बयान दिया है उसमें साफ कहा जा रहा है, और इसको ये उन्होंने मर्डर बताया, हत्या बताया है, ये एनकाउंटर नहीं है। कैसे देखा जाए और यहाँ से सियासत पर क्या असर पड़ता हुआ दिखता है प्रशांत जी? देखिए राजीव जी, लगभग सभी एनकाउंटर संदिग्ध होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, एनएचआरसी में वो केस दर्ज होता है। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज होती है। उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं होता। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट की सीमा के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात लगता है। लगातार वहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी, मैं बहुत सारे ये जो रामनवमी के प्रोसेशन के दौरान, जुलूस के दौरान हिंसाएं होती हैं, इनकी कई फैक्ट फाइंडिंग मैंने की है। और पुलिस का एक रोल, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, बहुत ही वाजिब बात कह रहे हैं। पुलिस का एक रोल सामने आता है। आपको अगर मालूम है कि इलाके में तनाव है
या इस प्रदर्शन में तनाव हो सकता है। तो पीस कमेटी पहले से क्यों नहीं रूट तय करती है? पीस कमेटी ये क्यों नहीं तय करती है कि जिसमें जुलूस में डीजे नहीं होगा या डीजे होगा तो उसमें क्या बजेगा? तो ये सारी चीजें अगर होंगी राजीव जी तो दंगा नहीं होगा। मैं चश्मदीद हूं इस बात का। 2018 में बिहार में 8 शहरों पे कर्फ्यू लग गया था रामनवमी के दौरान जुलूस में। तलवारें, लाखों तलवारें आ गई थी ऑनलाइन से। जब फैक्ट फाइंडिंग हुई, मेरी बात हुई वहां के गृह सचिव से, उसके बाद पीस कमेटियां रूट तय करने लगी। पीस कमेटियों से ये तय होने लगा कि कौन सा गाना बजेगा। उसके बाद नहीं हुआ जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं हिमाचल से राजीव जी लौटा हूं। एक धार्मिक उत्सव की पवित्रता, उसकी गरिमा, उसका गौरव क्या होता है कुल्लू के दशहरा में, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दशहरा। सारे गांव के, कई गांवों के देवता वहां आते हैं। जो ढालपुर मैदान में, और शाम के वक्त राजीव जी वहां पे वो देवता की पालकी निकलती है, वो नगर भ्रमण में जाते हैं। पतली गलियों के बीच बाजार में जुलूस निकल रहा है, तमाम सारे वाद्य यंत्रों के साथ, धार्मिक उत्सव के साथ, परंपराओं के साथ, और आपको हिमाचल की संस्कृति के दर्शन होंगे। कोई पुलिस नहीं है वहां पे, बहुत थोड़ी सी पुलिस, कोई भड़काऊ नारे नहीं, कोई नफरत नहीं। तो धार्मिक उत्सवों की पवित्रता, उसका गौरव, उसका वैभव, ये होता है जो कुल्लू के दशहरा में मैं देख कर आया हूं कल शाम को। और एक उत्तर प्रदेश का बहराइच का मामला है। दूसरी एक बहुत गंभीर बात है, मैंने देश के कई हिस्सों में इस तरीके के उत्सवों में हिस्सा लिया है राजीव। ये बीजेपी की सरकारों के दौरान ही क्यों होता है? धार्मिक उत्सवों में हिंसा जहां पुलिस बीजेपी की सरकार के प्रभाव में है, वहीं क्यों होता है? उड़ीसा में भी निकलता है, महानदी तक जाता है प्रोसेशन पूरा दशहरा में, कभी नहीं होता वहां। मैं खुद वहां पे रहा हूं कटक में 1-2 बार। आपको देश के किसी हिस्से में इस तरीके की घटनाएं नहीं दिखाई देंगी, ये वहीं दिखाई देती है बीजेपी की सरकार। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक मामला है, और इस तरीके के धार्मिक विवाद पैदा करके राजनीति सेकने का मामला है। बातें तो दिल्ली और लखनऊ की भी हो रही हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, और राकेश पाठक जी ने कुछ इशारा किया है। दूसरा बात जो हरियाणा की बात है, हरियाणा और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव जी। एक किंवदंती सबने सुनी होगी, हमारे मित्रों ने भी सुनी होगी, कि कोका कोला का एक सीक्रेट फार्मूला होता है जो 7 लोगों को ही मालूम होता है। ये चुनाव जीतने का एक कोई सीक्रेट फार्मूला है जो कम लोगों को मालूम है। आप देखिए कि इतनी रहस्यमय लहर हरियाणा में बही कि 8 मंत्री चुनाव हार गए, स्पीकर चुनाव हार गए, 8 बीजेपी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, और उसके बाद भी लहर थी। तो ये बहुत रहस्यमय लहर है। और लेकिन कांग्रेस को यहाँ से एक सबक लेकर महाराष्ट्र झारखंड में जाना चाहिए। और ये बिल्कुल साफ बात है कि देखिए, बीजेपी चुनाव आयोग, नफरत करने वाला मीडिया, नफरत बढ़ाने वाला मीडिया, बीजेपी का प्रचार तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, इन सब के साथ और उद्योगपतियों का पैसे के साथ चुनाव में जाती है। एक एक कदम पे उसका तोड़ निकालना चाहिए, एक एक कदम पे। राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट कर दिया, और उस नैरेटिव के आधार पर सभी लोग मान रहे थे कि हरियाणा में सरकार जो है कांग्रेस की आ रही है। लेकिन जो भी वो रहस्यमय लहर थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और होगा भी। लेकिन हरियाणा और झारखंड में इसी तैयारी के साथ जाना चाहिए कि एक एक कदम पे, कि चुनाव आयोग, यानी जब चुनाव आयोग ने हरियाणा की इलेक्शन की डेट बढ़ाई थी, मैंने पहले भी कहा, उसी वक्त कांग्रेस को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि क्या है, कुछ कहीं कुछ है।
डेट बढ़ाने में सिर्फ 30 त्योहार का मामला नहीं है। राजीव कुमार खुद बता चुके हैं कि जब वो डेट तय करते हैं तो सारे रिलीजियस कैलेंडर्स देखते हैं, सारी छुट्टियां देखते हैं, उसके बाद वो तय करते हैं। खुद वहां स्टेट के दौरे में जाते हैं, इनका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वहां होता है। उसके बाद भी अगर आपसे कोई 30 त्योहार छूटा जा रहा है जिसकी की बड़ी मान्यता है वहां पे, जिसकी वजह से आपको चुनाव जो है तारीख बढ़ानी पड़ती है, काउंटिंग की तारीख बढ़ानी पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक मामला है जो कि गले से उतरता नहीं है। तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में, मैं राजनीतिक बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक एक कदम पे चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरी और तमाम सारी इन फैक्टर्स को भी जो है कंसीडर करना चाहिए, और बूथ लेवल मैनेजमेंट में कहाँ क्या गड़बड़ी होती है। अभी राहुल गांधी सिविल सोसाइटी से मिल रहे जम्मू कश्मीर में, आपने बताया सिविल सोसाइटी का भी एक बड़ा रोल है इलेक्शंस में। नहीं, वो झारखंड जा रहे हैं मिलने के लिए, झारखंड जा रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है, जा रहे हैं जी, और उनको भी रोप इन करना चाहिए क्योंकि उनके लोग अब बहुत ट्रेंड हैं। हम कर्नाटक में देख चुके हैं सिविल सोसाइटी का रोल कितना अच्छा रहा है। तो अब कांग्रेस को नई तैयारी के साथ महाराष्ट्र में और झारखंड में जाना चाहिए, और ये सीक्रेट फार्मूला जो है, ये मिथ है, इसको तोड़ना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिथ को तोड़ना चाहिए। और झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर तैयारियां जोरों से चल तो रही हैं विपक्ष की, लेकिन कहीं ना कहीं यहां सत्ता पक्ष जो है वो अपर हैंड दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस हरियाणा की आप बात कर रहे हैं उसी हरियाणा में ये दिखाई नहीं दे रहा था, ये लग नहीं रहा था कि हैट्रिक लगाएगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण कर चुके हैं और इसके साथ साथ कैबिनेट का भी वहाँ फॉर्मेशन हो गया है, और इसके साथ अब आगे की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अंदर खाने क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है बीजेपी में। इस पर खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और कई आप सारे साथी जो हैं कई बार निराश भी होते हैं कि कितनी भी चर्चा कर लो, जीत के तो वही आते हैं। ये निराशा भी आप लोगों के पास है, बिल्कुल सही है, और ये निराशा होनी भी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो आशा उम्मीद की किरण वो विपक्ष से ही और वहीं से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि यहाँ मजबूती के साथ आपको चौकन्ना रह के फाइट करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में हैं आप, आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? मिल्कीपुर जो है ये मिल्क प्रोडक्ट क्यों बन गया है, और इसके कारण मिल्कीपुर की बात कर रहा हूँ, मिल्क प्रोडक्ट की तरह है, और मिल्क प्रोडक्ट का नाम लेते ही कुछ महंगा महंगा सा दिखने लगता है। ये ऐसा क्या हो गया है कि उसकी तैयारियों में बाकी जो 9 और सीटें हैं, उपचुनाव है, चुनाव नहीं है, उपचुनाव है, और उससे पहले सांप्रदायिक कार्ड खेलना ना भी खेला गया हो तो इतना तो ज़रूर है कि नवरात्र और मूर्ति विसर्जन के समय जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव का आपने बयान सुन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है अखिलेश यादव का, एक राजनेता का बयान नहीं, बल्कि इसे अगर आप और हम देंगे तो हम भी यही बयान देंगे। राजनेता उसमें कमोबेश ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सुधार कर लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सांप्रदायिक द्वेष बढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और ये दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यहाँ से उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र दिखाई देता है? क्या यहाँ से झारखंड दिखाई देता है? और अगर दिखता है तो फिर तो बल्ले बल्ले है बीजेपी के, यही माना जाए। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, इस देश के मिजाज को अगर आप देखें तो सदियों तक भारतीय समाज का स्थायी भाव रहा है सामाजिक भेदभाव, स्थायी भाव रहा। और मुझे लगता है कि 90 के दशक से एक और स्थायी भाव पैदा करने की कोशिश लगातार हो रही है, वो है सांप्रदायिक। हम आज ये कह सकते हैं कि जातिगत असमानता और सांप्रदायिक उन्माद ये एक विशेष समाज की, और उसमें मैं पूरे हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं कर रहा हूं, एक विशेष समाज का स्थायी भाव बन चुका है राजीव जी। अगर आप सिर्फ इसको इस रूप में देख रहे हैं कि
9 विधानसभा में उपचुनाव हैं इसलिए ये हुआ है, मुझे ये कतई नहीं लगता। ये हैवानियत की हद तक पहुंच गया है, और जब हैवान को वो खून मुंह लग जाता है और लंबे समय तक अगर खून खराबा ना हो तो उसे कुछ अटपटा लगने लगता है। ये उस हद तक पहुंच गया है, और जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति उन लोगों की हो चुकी। जानवर कभी इस तरह से हिंसा और उत्पीड़न नहीं करते, वो फूड चेन भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें भी नहीं होता है। लेकिन यहां तो लगातार अभी मूर्ति विसर्जन चल रहा है दुर्गा का, फिर रामनवमी और वो बहुत सारे आएंगे, गणेश चतुर्थी, ये सारी चीजें। क्या ये धार्मिक आयोजन है? अगर धार्मिक आयोजन होता तो उसमें धार्मिक गीत बज रहे होते, लेकिन यहां तो जो डीजे पर संगीत चल रहा था उसमें मां की गालियां दी जा रही थी, उसमें योगी जी का जिंदाबाद बोला जा रहा था। अब ये कौन सा धार्मिक यात्रा है, कौन सा धार्मिक जुलूस है? जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी का सांप्रदायिक एजेंडा है, और वो एजेंडा है कि समाज को किसी भी तरीके से विभाजित रखा जाए। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो गोपाल मिश्रा केवल उस अपराध में शामिल है, या वो जो भीड़ है जो डंडा लेकर के आई थी वो केवल शामिल है, मुझे लगता है कि उनसे बड़े अपराधी वो पीछे छिपे हुए। सवाल यह है कि उस गोपाल मिश्रा को, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो गरीबी में जी रहा है, उसे किसने उकसाया है वहां पर चढ़ने के लिए? जो लाठी और डंडे से लैस जो भीड़ थी, उनके हाथों में ये लाठियां किसने थमाई? असली अपराधी वो हैं जो नहीं दिख रहे, और उनका संबंध आप कह सकते हैं कि उस चुनावी राजनीति से भी है और सांप्रदायिक विभाजन से भी है, जिसे स्थायी भाव बनाने की तैयारी चल रही है। समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर दिया जाए। अब यहां से जो आप संकेत कर रहे हैं, और वो संकेत जुड़ता है बाबा सिद्दीकी की हत्या से। वो जो बिश्नोई गैंग है वो आजकल पोस्टर बॉय बना हुआ है आरएसएस का, हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय है साहब। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि वो आने वाले सालों में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, जिस तरह से उसको संरक्षण मिल रहा है। और उसकी चर्चा सिर्फ यही नहीं हो रही है, अमेरिका और कनाडा तक हो रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा है वो आपके दर्शक पढ़ सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या बोला है उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक गैंगस्टर की चर्चा साहब अमेरिका और कनाडा में हो रही है, और वो जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप बेहद संगीन है, भयावह है, और ऐसे लगता है कि ये देश कहीं आग की ज्वाला पर बैठा हुआ है। अभी जो चल रहा था व्हाट्सएप पर बहुत सारी जगहों पर, उसमें लोगों को पूरे तरीके से गृह युद्ध में झोंकने के लिए उकसाया जा रहा था। लेकिन राजीव जी, बावजूद इसके बहराइच के बाहर वो आंच नहीं पहुंची। और इसी के लिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये देश, और जिसे वो हिंदू समाज कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये कट्टर हो जाएगा और ये समाज विभाजित हो जाएगा, ये उसमें नाकाम है, ये नहीं संभव है। एक हिस्से में उन्होंने वो किया। अब अगर प्रशासन
ठीक ढंग से काम कर जाता तो ये भी नहीं होता। वो कैसे वो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसको पूरा मौका दिया जा रहा है, उस लाश को लेने के लिए, उस पर बाकायदा प्रोटेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और दूसरी तरफ हाथरस में गुड़िया वाल्मीकि, और आज वाल्मीकि जयंती है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस गुड़िया वाल्मीकि के रेप और मौत के बाद उसकी लाश को यही प्रशासन रात के अंधेरे में टायर से आग लगा करके जला देता है उसके डेड बॉडी को, और सरेआम वहां पर सभाएं हो रही थी, धमकाया जा रहा था विक्टिम के परिवार को। ये इसी उत्तर प्रदेश में हो, और ये दोनों घटनाएं कि ये जो पूरा हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व में केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं है, उसमें दलितों और महिलाओं, कमजोर पिछड़ों के खिलाफ भी। और ये क्या है इन दंगों में, हालांकि ये दंगा नहीं है, ये एक तरफा नरसंहार है। वो एक अगर घटना आप छोड़ दें जिसमें गोली मारी गई, और उसको फिर जिस तरह से उन पत्रकारों ने, मैं उनको पत्रकार आज बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ये गिद्ध है, ये नफरती गैंग है जो बर्बरता की कहानियां लिख रहे थे, कहानियां कह रहे थे। शुक्र है कि बहराइच की पुलिस ने उसको एक्सपोज किया और कहा कि इसके जरिए भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए जी। तो आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस देश के लोग उसके लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात को बराबर कहता रहा हूं, और आज भी मुझे उतना ही भरोसा है। वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो जिन गरीबों को, जिन बेरोजगारों को लगाते हैं, वो बेचारे कुंठित हैं। उनके घर में 120 रुपए किलो का टमाटर की चटनी भी नहीं खाने को नसीब है, 400 रुपए केजी लहसुन बिक रहा है, 80 रुपए के ऊपर प्याज है, ये क्या खाएंगे? और रोजगार तो है ही नहीं। तो ये केवल गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको बरगला करके झोंका जा रहा है। लेकिन अमित शाह का लौंडा आईसीसी का चेयरमैन, वो सेक्रेटरी होगा, शिवराज सिंह चौहान का लौंडा एलएलएम कर रहा होगा विदेश से, सुधांशु त्रिवेदी के बेटे बेटियां कहां पढ़ाई कर, सारे नेता, इनके बेटे बेटियां क्यों नहीं जाते हैं? हिंदू धर्म को बचाने का जो ठेका क्या इन गरीबों ने ले रखा है? ये दरअसल वो प्रयोगशाला है जिसके जरिए इन गरीबों को और मिडिल क्लास, और वो भी लोअर मिडिल क्लास के लोगों को लगातार भ्रमित रखना, ताकि वो रोजगार की बात ना करें, वो अपनी तरक्की की बात ना करें, उनको नफरत की आग में झुलसाए रखना, ये पूरी प्रयोगशाला का है। और इसके जरिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं राजीव, जो पूरे विश्वास के साथ कह, ये अब चलने वाला है नहीं। इसके जरिए बीजेपी को कुछ हासिल होने वाला नहीं। हो सकता है कि एक आध सीट पर असर पड़ जाए, और अगर इनकी तो कोशिश हो रही होगी कि साहब बहराइच ही नहीं पूरा यूपी चले, लेकिन बगल में भी नहीं हुआ। इस देश के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो कहां खड़ा कर रहा है? 5 देशों का समूह भारत को अपराधी की नजर से देख रहा है। आज मानवाधिकार के सूचकांक में हम कहां, कुपोषण में हम कहां हैं, गरीबी में हम कहां हैं, लेकिन साहब विश्वगुरु ऐसे ही बन रहा है ये देश। आप सत्ता तो हासिल कर सकते हैं हरियाणा में, क्योंकि आपके पास पूरी चुनावी मशीनरी है, बेईमानी करने का पूरा यंत्र आपके पास, वो तंत्र मौजूद है, चुनाव आयोग की रीढ़ खत्म हो चुकी है, ये सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उस आग को झुलसा करके यही करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिसकी तरफ इशारा किया प्रशांत जी ने कि कांग्रेस पार्टी अगर संभल करके, महाविकास आघाड़ी अगर संभल करके महाराष्ट्र में चुनाव भर लड़ती है, तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और इतनी बड़ी शिकस्त होगी कि शायद ये भूल जाएं कि ये हथकंडा चलेगा नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये गॉडसे का एक्सटेंशन है, ये अपनी फितरत से बाज आने वाले नहीं है। हम केवल ये सोच लें कि साहब ये चुनाव में हार जाएंगे, तो ये नहीं होगा।
मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। ये इनकी फितरत है, ये हैवानियत है, और वो हैवानियत इनको रुकने नहीं देगी। ये गुजरात में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, आज बहराइच में हुआ, कल कहीं और होगा, और ये तब तक होगा जब तक लोग खुद से नहीं खड़े होंगे कि हम अब लाठी डंडा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। जिनको धर्म बचाना है वो अपने लौंडों को लेकर के आए, लाएं अपनी संतानों को। जो इस देश के नेता हैं, जो और लोग हैं, वो ठेकेदारी संभाले। ये गरीब लोग, ये लोअर मिडिल क्लास के लोग, ये बेरोजगार लोग, ये गांव के लोग, ये लगातार उस नफरत की आंख में झोंके जाते रहेंगे। ये भयावह, दुर्भाग्यपूर्ण और इस देश को कहीं पीछे ले जाने वाला है। इससे कब निजात मिलेगा, कब मुक्ति मिलेगी, हम लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं और प्रार्थना ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर वो पट्टी जो बंधी हुई है, वो उन्होंने वहां से खोल दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज चाहे ले तो जो गोदी मीडिया कर रहा है वो 4 घंटे नहीं चलेगा। जो दंगे हो रहे हैं वो 6 घंटे से ज्यादा नहीं चलेंगे। और यही एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर संविधान बचाने के लिए मजबूती के साथ अगर खड़ा होता है और इस पर स्वतः संज्ञान लेता है, तब तो कोई उम्मीद है। मैं अगर ये उम्मीद करूं कि साहब जो सियासतदान है और जो सरकार में है वो करेंगे, तो ये बेईमानी है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट न्याय की देवी की आंखों से पट्टी अब हटा दी गई है और जस्टिस DY चंद्रचूड़ अगले महीने 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने अगले CJI के लिए नाम जस्टिस संजीव खन्ना का प्रस्तावित कर दिया है। ये एक परंपरा है और उस परंपरा के हिसाब से ये प्रस्ताव भी उन्होंने दे दिया है। तो 10 तारीख के बाद नए CJI, 10 नवंबर के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के रूप में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटा दी गई है। 2 हाथों में से एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में न्याय की देवी जो हैं उनके एक हाथ में तलवार की जगह अब संविधान रख दी गई है और तलवार किसी और को थमा दिया गया है, यही कहा जा रहा है। लेकिन आंख की पट्टी हटाना, हालांकि ये न्याय की देवी जो हैं इनकी कहानी एक अलग है। ये यूनान से आई हुई और 18वीं शताब्दी में लाई गई थी। जस्टिया कहा जाता है वहाँ पे इस देवी को, जिसे यहाँ जस्टिस अब उसके बाद कहा जाने लगा। अंग्रेज़ों ने जस्टिस का नाम दिया और अब वहाँ से आँख की पट्टी हटाकर आँखें खोलकर वो देख पाएंगी और न्याय दे पाएंगी, ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 चीज़ें, पहले एक खबर, एक बाइट सुनाना चाहता हूँ अनिल विज, थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि आज हरियाणा में शपथ ग्रहण हुआ है। तो अनिल विज के बारे में आपने सुना होगा, चुनाव के दौरान वो कह रहे थे कि अब अगली मुलाकात CM हाउस में होगी। नाराज भी थे, निराश थे। आज कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बात ही नहीं की। दोनों बाइट सुन लेते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी देखेंगे। और न्याय की देवी की बात तो हम कर ही रहे थे। पहले अनिल विज को देखते हैं, सुनते हैं। लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अम्बाला की जनता ही लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अम्बाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। सर, मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर क्या कहेंगे? किस पार्टी का आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है। कुमारी शैलजा को लेकर आप देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। तो दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का? करना है और हरियाणा को भी उसी रफ्तार के साथ हमने आगे लेके जाना, जिस रफ्तार के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जा। कहीं न कहीं आपका भी चेहरा था मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको किस तरह से देखते हैं? भैया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने तो एक स्पष्टीकरण दिया। मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई कि वे अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहता। मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया था केवल कि भाई, मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया मैंने काम किया उसके ऊपर। जहां मुझे भेजा मैं गया हूँ, जो मेरी ड्यूटी लगाई मैंने की है। और अगर ये दायित्व भी मुझे देंगे तो मैं निभाऊंगा। मैंने चाहा नहीं, अगर चाहा होता तो आज तो मैं कंबल लेके लेटा हुआ होता। कांग्रेस कह रही है कि
तो हमने तो कुछ बोला ही नहीं, सब आपने सुन लिया। 5 तारीख को वोटिंग से पहले पहली बाइट आप सुन रहे थे, और आज जब सरकार बन गई है, अनिल विज मंत्री बन चुके हैं, तब की बाइट है। सोचना आपको है, दूध का दूध और पानी का पानी करना आपका काम है, हमारा काम आप तक जो सच है वो पहुंचाना। दूसरी खबर, राहुल गांधी, एक न्याय की देवी की बात आप कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, सुनिए पहले। ये छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य है। हसदेव अरण्य में पुलिस बल के हिंसक प्रयोग से आदिवासियों के जंगल और जमीन के जबरन गबन का प्रयास आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव के जंगल को न काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था। सर्वसम्मति मतलब विपक्ष यानी तत्कालीन भाजपा की भी सम्मिलित सहमति, मगर सरकार में आते ही न तो उन्हें ये प्रस्ताव याद रहा और न हसदेव के इन मूल निवासियों की पीड़ा और अधिकार। बहुजन विरोधी भाजपा अपने और अपने मित्रों के स्वार्थ की खातिर आम नागरिकों और पर्यावरण को भयावह हानि पहुंचाने को तैयार है। आज देश भर के भाजपा शासित राज्यों में ऐसे ही हथकंडों और षड्यंत्रों से आदिवासी अधिकारों पर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं। आदिवासी भाइयों और बहनों के जल जंगल और ज़मीन की रक्षा कांग्रेस हर कीमत पर करेगी। अभी अचानक आप लोगों को ये इनका ट्वीट क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हसदेव बांगो, ये हसदेव अरण्य, ये छत्तीसगढ़ का वो एरिया है जहाँ इस जंगल के नीचे जो दबे हुए मिनरल्स हैं उस पर निगाहें टिकी हुई हैं एक खास उद्योगपति की, और उसका एक पार्ट उस खास उद्योगपति जिसके बारे में राहुल गांधी A1 कहा करते हैं, दे भी दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जब थी उस समय इस बारे में बहुत सारी बातें होती थीं। यहाँ के आदिवासी जो हैं वो, और यहाँ के निवासी, आदिवासी ही नहीं बल्कि निवासी दूसरे भी, वो इसके विरोध में खड़े थे और आंदोलनरत थे। भाजपा ने ये फैलाया उस वक्त चुनाव से पहले कि हम आएंगे तो आप लोगों की रक्षा करेंगे। अब भाजपा की सरकार बनवा दी इन आदिवासियों ने, अब उनकी रक्षा कैसे हो रही है उसकी बानगी आपने राहुल गांधी के इस ट्वीट से देख ली। राहुल गांधी ने कह दिया, बता दिया है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां के नागरिकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है उसकी तस्वीर आप छत्तीसगढ़ में ये देख लीजिए। फैसला आपको करना है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने स्पेशली यहाँ रखना चाहता था क्योंकि आगे चुनाव है और वहाँ जो साथी हमारे इन दोनों राज्यों से देख रहे हैं, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। हमारा काम सिर्फ सतर्क करना है, खबरें पहुँचाना है, वो पहुँचा रहे हैं। लाठी तो हम भांज नहीं सकते, कलम चला सकते हैं हाथ में लिए हुए, तो चला रहे हैं, और जुबान चलती है, आप तक पहुँचाते हैं। राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूँ। अभी अभी आए हैं आप महाराष्ट्र घूमकर, क्या कुछ दिखाई देता है महाराष्ट्र में? सरकार किसकी बनवा रहे हैं? राजीव जी, हरियाणा चुनाव के बाद बड़ा आवश्यक हो गया था कि महाराष्ट्र जाके देखा जाए और जमीनी स्तर पे क्या वहां पे स्थितियां चल रही हैं, क्या महाविकास अघाड़ी के लोगों का मॉरल डाउन है, क्या चीजें हैं। तो जो जमीन पे मुझे दिखाई दिया कि हरियाणा के चुनाव के परिणाम का कोई भी प्रभाव वहां पे नहीं था, और हमें लग रहा है कि उल्टे जो तमाम जो तीनों घटक दल के लोग हैं, चाहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, ये लोग काफी ज्यादा हमें लग रहा है कि अति सावधान मुद्रा में। बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, जो पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी काफी सावधान मुद्रा में हैं। ये मुझे बड़ी खुशी की स्थिति हुई। शरद पवार की उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन ताबड़तोड़ उनके रैलियां, उनके प्रचार, वो सारी चीजें, बड़ा अद्भुत दृश्य जो उनके एक सभा में भी मैं शामिल था, तो वो जनता से कनेक्टिंग करने की जो उनकी शैली मैंने देखी, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि अगर इसी रूप में, क्योंकि जिस मैं वहां पे था इलेक्शन कमीशन के तिथियों से घोषणा से पहले ही मैं वहां पे था, और मोटे तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड जब महाविकास अघाड़ी के लोगों से बातचीत हो रही थी तो लोगों ने 220 सीटों के बारे में तो समझौता उसी में हो चुका था। उन्होंने बोला कि उम्मीदवार जो है कि फील्ड में अपना प्रचार भी कर रहे हैं, मोटे तौर पर उनको इशारा भी कर दिया गया है। तो बाकी सोचिए कि 60-70 सीटों को लेकर ही उस समय जो है कि बंटवारे की स्थिति बाकी बची हुई थी जमीनी स्थिति में। तो कोई भी टकराहट की स्थिति किसी रूप में भी नहीं है, एनर्जी पूरी ताकत के साथ है। और देखिए, विदर्भ के क्षेत्र में कांग्रेस की शक्तियां, जो सबसे बड़ी चीज जो सभी लोग मान रहे हैं वहां पे, चाहे वो उद्धव ठाकरे समूह के लोग हों, चाहे शरद पवार के समूह के लोग हैं, कि कांग्रेस ने अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त किया है लोकसभा चुनाव के दरमियान में।
जिस तरह से उनके पास दलित वोट आए हैं, उनके पास ओबीसी वाले समूह के लोगों की वापसी हुई है, तो वो हमें लग रहा है कि, और उसके साथ साथ डबल सिंपैथी का फैक्टर वो पूरी मजबूती के साथ बना हुआ है। वहां पे तो ये भी चीज है लोगों के बीच में राजीव जी, कि अभी तक तो दो उद्योग जगत के जो 2 बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है, उसको जो है कि महाराष्ट्र से जो है कि गुजरात ले जाया गया, लेकिन अब लोगों को यह भी चीज लग रहा है मुंबई में कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक एक्सचेंज सहित जो दूसरी बड़ी चीजें हैं, अगर ये वहां पे रहते हैं तो वो भी चीजें कहीं ऐसा ना गुजरात चली जाए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी के प्रति जो लोगों में नाराजगी की स्थिति है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, और जो हम लोग जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करते हम लोग जमीनी स्तर पे, जो कपास के किसान हैं, सोचिए कि वो 5,000 का रेट लगभग जो है कि वहां पे अभी चल रहा है, और उनका कहना है कि हम लोग का लागत ही जो है कि उसमें 8,000 रुपया का कम से कम लागत पड़ जाता है कपास के उत्पादन में। सोयाबीन किसानों की अपनी बड़ी जबरदस्त परेशानी है। नागपुर के जो संतरा के किसान हैं, वो नागपुर का संतरा जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि भेजा जा रहा है, बांग्लादेश भेजा जा रहा था राजीव जी, और बांग्लादेश के ऊपर जो है कि जो यहाँ से जो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगा दी गई है, वो 100 रुपया से ज्यादा प्रति किलो की ड्यूटी लगा दी गई है उसके ऊपर। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं। और देखिए, लोगों का तो ये भी चीज कहना है कि जिन क्षेत्रों में इन लोगों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है, कहीं कहीं वहां पे इनके समर्थकों को परेशान करने की कोशिश हो रही है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये तमाम परिस्थितियां जो देख रहा हूं मैं, तो हरियाणा चुनाव का कोई प्रभाव नहीं था वहां पे। मैं लोगों से पूछ भी रहा था कि हरियाणा में तो काफी ज्यादा जीत के आसार दिखाई दे रहे थे, फिर यहाँ पे अभी भी आप लोग जीत के आसार क्यों मान के चल रहे हैं? उन्होंने कहा यहाँ पे नाराजगी बहुत जबरदस्त है, और भारतीय जनता पार्टी को एक आक्रामक के रूप में देखा जा रहा है कि वो यहाँ से संसाधनों को लूट के वो गुजरात ले जा रहे हैं। तो बीजेपी इन सब सारे समस्याओं से कैसे निपटेगी? और उन्होंने जो हम लोग एक लंबे समय से देखिए लोकसभा चुनाव के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे राजीव जी, कि उद्धव ठाकरे को तोड़ना, उनका नाम या चुनाव चिन्ह को भी ले लेना, शरद पवार को का भी नाम और चुनाव चिन्ह ले लेना, तो वो चीजें जो लोकसभा चुनाव के दरमियान हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो अभी भी विधानसभा चुनाव के समय में भी ये चीजें चर्चा के दरमियान में जारी है कि आखिर इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और जो डायमंड का व्यवसाय है, वो जिस तरह से वहां से सीधे सीधे उसके तमाम सुविधाओं को, तमाम तरह की चीजों को सूरत ट्रांसफर किया जा रहा है, ये कुछ बड़े मुद्दे हैं। हालांकि जो लास्ट के समय में अगर हम लोग देखें कि एकनाथ शिंदे ने काफी ज्यादा जो है अलग अलग सोशल स्कीम्स भी जारी किए, तो उन सोशल स्कीम्स को लेके जिसमें काफी संख्या में जो है कि मध्य प्रदेश के सोशल स्कीम्स की नकल भी की गई है, लेकिन वो चीजें भी कहीं कहीं बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी जो महायुति है, उसके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है राजीव जी। तो स्थिति बीजेपी चाहे जितना भी प्रयास करे, लेकिन जो मुद्दे बने हुए हैं, आप सोचिए कि भारत में यहाँ पे महाराष्ट्र के संदर्भ में मैंने देखा कि केवल जो है कि वीटी कॉटन की खेती करने की अनुमति प्राप्त है, लेकिन अब सोयाबीन वाला जो है कि वो जो हमारे यहाँ पे किसान खेती कर रहे हैं, वो वीटी सोयाबीन की खेती नहीं कर सकते। लेकिन जो तेल आयात किया जा रहा है, भारत सरकार जो विदेशों से तेल आयात कर रही है, वो वीटी सोयाबीन वाली जो तेल आयात कर रही है, उसकी कीमतें बिल्कुल जनरल सोयाबीन तेलों की तुलना में आधी होती है। तो महाराष्ट्र के किसानों का यह कहना है कि आखिर हम विदेश से जो सस्ती तेलें आ रही है, उसके सामने में हम प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकेंगे? या तो फिर हम किसानों को भी अनुमति दी जाए कि हम लोग वीटी सोयाबीन की खेती कर सके हम लोग। तो ये कुछ ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जो वहां पे काफी ज्यादा लोगों के बीच में है, और बीजेपी के लिए किसी प्रकार से ये स्थितियां आसान नहीं बनी है कि लोकसभा चुनाव में जो उनका परिणाम काफी खराब था एनडीए खेमे का, वो अभी अचानक से काफी मजबूत हो जाएगा। तो वो हरियाणा वाला दृश्य मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया कि कहीं पे वो दृश्य नजर आए। मैं उल्टे जो मुख्यमंत्री जी का जो गृह क्षेत्र है, थाने भी पहुंचा था राजीव जी में। थाने में भी मुख्यमंत्री का व्यवहार को लेकर जो पहले उनकी सादगी की स्थिति रहती थी, उनके समर्थकों में भी उनको लेकर एक नाराजगी की स्थिति है। तो ये एक बड़ा रोचक सा स्थिति हमने देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि थाने के चुनाव में इसका परिवर्तन होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर जो उनके अपने कट्टर समर्थक हैं, उसके भीतर भी कहीं कहीं कुछ नाराजगी के चिन्ह हमें दिखाई दिए वहां पे। तो अगर एकनाथ शिंदे के प्रति उनके कट्टर समर्थकों में ही नाराजगी है, तो फिर दूसरे लोग उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे इन सारी चीजों को? और एक चीज जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो अभी फेक इनकाउंटर्स को लेकर चर्चा में है सीधे सीधे, तो वही महाराष्ट्र में इन्होंने जो नया मॉडल बनाया है, वहां पे लॉरेंस बिश्नोई समूह को लेकर जो एक तरह से गोलीबारी की घटना, बाबा सिद्दीकी का घटनाक्रम हुआ,
तो क्या उसके आधार पे कोई ध्रुवीकरण की कुछ कोशिशें नजर आ रही है वहां पे? तो देखिए, महाराष्ट्र हम लोग को जरूर एक राज्य के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जितने बड़े समूह में वो बटा हुआ राज्य है, वो 5-5 बड़े बड़े हिस्से हैं उसके बटे हुए, तो वहां पे ध्रुवीकरण की इस प्रकार की कोशिशों का कोई जमीनी स्तर पे प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। उल्टे सामान्य लोगों के बीच में यह धारणा बन चुकी है कि लोग लॉरेंस बिश्नोई को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जोड़ के देख रहे हैं उसको। जो बातें अभी हम लोग रख रहे थे कि किस तरह से अमेरिका में उनको लेकर क्या चर्चा हो रही है, कनाडा में क्या चर्चा हो रही है, तो वो सारे चीजें उस समय भी, अब तो वाशिंगटन पोस्ट ने आज रिपोर्ट किया, अमित शाह को लेकर भी रिपोर्टिंग कर डाली है कि कनाडा की आपत्तियां अमित शाह तक भी है। तो वो सारी चीजें गांव के स्तर पे, निचले स्तर पे फैली हुई है वो चीजें। तो इससे हमें लग रहा है कि वो जो घटना घटी है बाबा सिद्दीकी की, वो कहीं न कहीं महायुति को और नुकसान पहुंचाने वाला ही चीज है। मैंने जमीन पे यह चीज पाया कि कहीं कहीं महाविकास अघाड़ी के बीच में एकता की स्थितियां ज्यादा है, और जो बीजेपी के लोग हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि अजित पवार को भी जिताने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है, एकनाथ शिंदे को भी जिताने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। तो हम लोग महायुति जरूर हम लोग कहला रहे हैं, लेकिन सबको जीत जो दिलवाना है वो सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी अपनी कोई विशेष ताकत नहीं है। और अजित पवार के संदर्भ में तो वो लोकसभा के चुनाव में हम लोग को दिख भी गया है। आप सोचिए कि शरद पवार से वो अलग होते हैं तो उनका कोई विशेष, उनका नाम पहचान बसता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में जो तमाम स्थितियां चल रही है, तो बीजेपी एक तरह से परेशान है कि वो कैसे काउंटर करे महाविकास अघाड़ी का। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि आज जो पंचकुला में एक झूठा मूठा भव्य आयोजन करके एक अलग प्रकार का संकेत देने का प्रयास किया गया कि भाई जो एनडीए के सभी घटक दल हैं बड़े मजबूत हैं, बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं वो। तो ये जो एक संकेत देने का आज यहाँ पे प्रयास हो रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है राजीव जी। कल की भी तस्वीरें हम लोगों ने देखी, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, वो एक स्वाभाविक दृश्य लग रहा था। लेकिन आज के जो दृश्य पंचकुला के नजर आए, वो दृश्य ऐसा लग रहा है कि जबरन हम संदेश देने का प्रयास करते हैं। और राजनीति में जब जबरन संदेश देने के प्रयास होते हैं तो फिर उस जबरन को जनता जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं लेती है, उसको राजीव जी जनता निगेटिव वे में लेती है। तो इसलिए महाराष्ट्र का मामला मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां देखी है, ऐसा अगर ये लोग कांग्रेस और तीनों जो समूह है ये लोग बिल्कुल मिल के लड़े तो वहां पर क्लीन स्वीप की स्थिति बनने की तरफ अग्रसर हो रही है, क्योंकि बड़ी एनर्जी है वहां पे लोगों में, लोग बड़े मुखर भी हैं। हम लोग जा रहे हैं तो लोग काफी मुखरता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, और जो पार्टी के लोग हैं, निचले स्तर के भी जो लोग हैं, वो बड़े सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चुनाव किस दिशा में जाएगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां चल रही हैं और जो बीता हुआ जो चुनाव और खासकर हरियाणा के चुनाव को लेकर बीजेपी जितना उत्साहित है, क्या ये उत्साह उसका महाराष्ट्र और झारखंड में बरकरार रहेगा, एक बड़ा सवाल है। रिजल्ट बताएगा कि कौन आगे कौन पीछे होता है, लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों से, और उसके बीच अब जब चुनावी रैलियां और उसमें भाषण जब देना शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इधर राहुल गांधी, तो और भी बातें क्लियर होंगी कि कौन यहां आगे है। रामलिंदु उपाध्याय जी, जो बातें अभी कह रहे थे राहुल लाल जी, और इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, हरियाणा का मुद्दा नहीं दिखाई देता है उधर अगर महाराष्ट्र की बात करें। दूसरा, लेकिन बाबा सिद्दीकी की जो हत्या होती है वो मामला अंदर तक पहुंच जाना। तीसरी बात हम लोग इधर की कर ही रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ, और उन सब के बीच राहुल गांधी और हरियाणा, फिर से जो हरियाणा में जो सरकार बनी है, इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो अगला चुनाव और उसमें क्या अब विपक्ष के सामने पहले से ज़्यादा चुनौती है, या विपक्ष अब अगले गेम प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या कुछ आपको दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, एक तो बीजेपी को एक चुनाव आयोग का ही सहारा है, ये बात साफ समझ में आ रही है। और विपक्ष की चुनौतियां एक मायने में कम है और एक मायने में बढ़ी हुई है। इस मायने में बढ़ी हुई है कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो घोषणाएं की, उससे चुनौतियां बढ़ रही हैं। क्योंकि राजीव कुमार जी तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि मतगणना किस समय शुरू होती है, इसी पे अटके हुए। तो चुनाव आयोग को लेकर राजीव जी बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है। जिस तरीके से प्रशांत जी बता रहे थे कि वो कोका कोला का फार्मूला है वो किसी को नहीं देता है, लेकिन वो फार्मूले बिक भी जाते हैं। अभी 3 दिन पहले ही वो कोका कोला के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के निदेशक हैं, उनके सेक्रेटरी हैं जोया विलियम्स, उनको वहां अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है कि वो $12 करोड़ में पेप्सी को फार्मूला बेच रहे थे।
तो जो कोका कोला का फॉर्मूला बीजेपी के पास है, तो बीजेपी का ही कोई सेपरेट चीज दूसरे को बेच भी सकता है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है ना, तो वो फॉर्मूला जो है वो बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो हरियाणा में था वो खुलकर सामने आ गया कि कौन सा फॉर्मूला किस आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और कैसे जो है वो कहीं हवा नहीं होती और हवा बन जाती है। तो इसलिए अब बीजेपी को भी सतर्क होना पड़ेगा, चुनाव आयोग को भी थोड़ा लाज शर्म ओढ़नी चाहिए। हालांकि वो उड़ेगा नहीं उड़ेगा वो अलग का मसला है। कल ही राजीव कुमार जी ने एक और फैसला दिया है, राजीव जी, वो बताता है कि लोकलाज नाम की चीज बची नहीं है चुनाव आयोग। एनसीपी जो है शरद पवार की, उसने एक याचिका दायर की कि भाई उसका जो चुनाव चिन्ह है तुरहा बजाता हुआ आदमी, उसके साथ साथ चुनाव आयोग तुरही जो है वो भी निर्दलीयों को आवंटित करता है। और एक भी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीता है उससे ज्यादा वोट तुरही वाले आदमी को मिल गए। तो एनसीपी का कहना था कि आप इस तुरही को फ्रीज कीजिए और हमारा चुनाव चिन्ह जो है प्रमुखता से प्रदर्शित कीजिए। राजीव कुमार जी ने वो फ्रीज करने वाला उनकी जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि आपका तुरहा बजाता हुआ आदमी है और वो तुरही है, दोनों अलग अलग। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी कि तुरहा बजाने का जो खेल है ये महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग के जरिए खेला जाएगा। तो जहां जहां एनसीपी के कैंडिडेट होंगे वहां उनको पहले से ही बताना पड़ेगा कि तुरही क्या है। तुरहा बजाता हुआ आदमी जो है वो केवल मशीन पर नहीं है, वो तुरहा बजा सकता है, तो तुरहा जोर से बजाना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक चुनाव आयोग का ही सहारा भारतीय जनता पार्टी के पास बचा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये राजीव जी इस तरह की चीजें हैं। अब जहां तक जनता का सवाल है, जनता तो हरियाणा में भी बीजेपी के साथ नहीं थी, जनता तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात हुआ, हरियाणा के बाद जनता और ज्यादा सतर्क हो गई है कि ये तो इस स्तर तक खेल कर सकती हो, तो इस स्थिति में आने ही मत दो कि जो शाम को जो है 61% वोटिंग होता है और सुबह मालूम पड़ता है कि वो 68% हो गया, यानी 7% पड़ गया। तो 7% भी अगर बढ़ा लिया जाए शाम होने के बाद, तो 7% को भी बराबर जनता कर दे, मुझे लगता है जनता इसकी तैयारी कर रही होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जनता क्या तैयारी कर रही है आने वाले समय में, चुनावों की बात हम कर रहे हैं। और ज़रा एक बार फिर से डॉक्टर राकेश पाठक जी, महाराष्ट्र की बात अब थोड़ी सी करना चाहूँगा। और अलग अलग एरिया है महाराष्ट्र के, अलग अलग हिस्सों को आप देखिए, और राहुल लाल जी तो पूरा घूम के आए हैं। ज़रा अगर हरियाणा से उसकी तुलना की जाए, सीटों की बात को छोड़ देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ओवरऑल अगर हरियाणा में जो रिजल्ट आया उसका कितना असर आप देखते हैं कि यहाँ विपक्ष पे और सत्ता पक्ष पे? सत्ता पक्ष जरूर अब तीसरी बार हैट्रिक के बाद वहाँ जा रहा है तो उसके हौसले बुलंद होंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ये जो मुद्दे थे हरियाणा के और जो मुद्दे होंगे वहाँ महाराष्ट्र के, दोनों अलग अलग होंगे कमोबेश। असर पड़ते हुए देखते हैं क्या आप? जी, महाराष्ट्र की बात चल रही है तो पहले एक सूचना साझा करते हैं जी। समीर वानखेड़े का नाम आप सबको याद होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जिन्होंने आर्यन खान को जेल भेजा था। बाद में भी वो एंटीलिया के मामले में संदेह के घेरे में आए थे। समीर वानखेड़े ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर दी है और शायद वे धारावी से प्रत्याशी भी होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार इस वक्त वहां चल रही है, जो पार्टियां सरकार में शामिल हैं, उन तीनों पार्टियों में से जिस पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो समीर वानखेड़े जैसे व्यक्ति को, जो जेल जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसका पूरा कामकाज तमाम गंभीर आरोपों के घेरे में रहा है, उससे लाकर धारावी से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। जहां तक प्रश्न हरियाणा के प्रभाव का है, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो बेसिक फर्क है, जो मूल अंतर है, वो ये है कि हरियाणा तो सीधे सीधे दो पार्टियों के बीच के संघर्ष का मामला था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, क्या नतीजों पर उसका असर हुआ, वो सब आंकड़ेबाजी की बात है। लेकिन मूलतः हरियाणा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ही रणभूमि थी। महाराष्ट्र इस मामले में अंतर रखता है कि वहां तीन पार्टियों वाले जो गठबंधन है वे आमने सामने है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ होगा। कांग्रेस इस मामले में महाराष्ट्र में जब सीटों के बंटवारे की टेबल पर बैठेगी
तो वैसा उसका आत्मविश्वास नहीं होगा जो 8 अक्टूबर से पहले बना हुआ था, जो टेम्पो बना हुआ था 4 जून के बाद, उसको थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की समझ शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच है, वैसी समझ इस वक्त महायुति के तीनों दलों में नहीं दिखाई दे रही, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच। तो एक तो पहला चरण जो है वो दोनों गठबंधनों के सामने ये है कि अपने अपने 3-3 दल जो है वे सीटों का बंटवारा कैसे कर पाते हैं, उसमें कोई रार तकरार लंबी न चल जाए, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हर दिन हर घंटा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और शिवसेना दावा कर रहे हैं कि उनके बीच तो साझेदारी लगभग तय हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार में बैठी तीनों पार्टियों के बीच अभी रस्साकशी चल रही है। सब अपने अपने हिस्से में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। स्वाभाविक है जो इस वक्त सत्ता में है उसके अंदर ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फिर सरकार बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें चलते चलते ये चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा राजीव जी कि देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, मतदान की तारीखें घोषित हो गई। हमारे चीफ जस्टिस साहब, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, देश के प्रधान न्यायाधीश, वे देश से पूछ रहे थे इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा। इतिहास जब भी उनका आकलन करेगा तो महाराष्ट्र का वो विषय भी उनके नाम दर्ज होगा, जिसमें उनकी अदालत ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही सरकार को असंवैधानिक करार दिया था और वो सरकार पूरी चलती रही। शिवसेना की कौन सा धड़ा उसका असली है, इसका फैसला आज तक नहीं हो पाया। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय सही है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत कह चुका था। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसका पालन आज तक नहीं हो सका। विधानसभा अध्यक्ष ने उसे ठंडे बस्ते में रखा। तो महाराष्ट्र का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंद्रचूड़ साहब का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तो महाराष्ट्र को इस रूप में जरूर लिखा जाएगा कि वहां एक असंवैधानिक सरकार इतने लंबे समय तक चलती रही और चुनाव आ गए। अब चुनाव के बाद जनता तय करेगी कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत थी या वो अपना फैसला सुनाएगी और उसे चुनेगी जिसे गलत तरीके से सत्ता से बाहर किया। ये जनता के ऊपर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा का प्रभाव बहुत ज्यादा मतदाता के ऊपर सीधे नहीं होगा। पार्टियों का आत्मविश्वास स्वाभाविक है कम ज्यादा रहेगा ही। परिणाम से हरियाणा का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थितियां, जमीनी हकीकत हरियाणा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि हरियाणा जैसी जीत महाराष्ट्र में हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद, अमित शाह जी के शब्दों में, वैसा करने की अगर कोशिश करेगी तो जो संजय राउत कह रहे हैं वहां उसे करारा जवाब भी मिलेगा। जी बिल्कुल। इस बीच बीजेपी उत्तर प्रदेश ने विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिए जो 13 तारीख को उपचुनाव होने हैं उसको 20 तारीख यानी 20 नवंबर को करवाने के लिए आवेदन दिया है चुनाव आयोग को। लिखा गया है कि सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए हैं और 13 नवंबर 2024 को चुनाव की तिथि घोषित की गई है। और सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा में के स्नान पर्व एवं पूजन का धार्मिक पर्व महत्व है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और पूजन के लिए जाते हैं, इसलिए जिसमें 3-4 दिन तक पूजन करते हैं। इसीलिए 13 नवंबर की जगह इसे 20 नवंबर को करवाया जाए। ये वही हाल है जो हाल हरियाणा में आप लोगों ने देखा। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और बहुत अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? यहाँ से महाराष्ट्र, हरियाणा का अगर आप मिसाल दें, और यही बात मैं कह रहा था कि चुनाव आयोग सारे रिलीजियस कैलेंडर को देखता है, लोगों से फीडबैक लेता है, पॉलिटिकल पार्टी से फीडबैक लेता है, फिर वो तारीखों की घोषणा करता है। अगर बीजेपी ने 13 तारीख को बीजेपी को असुविधा है
बीजेपी का कोई गेम सेट नहीं हुआ है वहां पे, पॉलिटिकल गेम या जो भी बात कहें, उनकी रणनीति या प्रचार जो भी सेट नहीं हुआ है और 20 तारीख की मांग कर रहे हैं, तो राजीव जी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी हम निकाल लेंगे बाद में। चुनाव आयोग बीजेपी की इस मांग को ही मान लेगा। चुनाव आयोग इस बात को भी मान लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से चुनाव में मैदान में जाता है। इसको कहने में अब कोई गुरेज नहीं है। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे जो लोग बैठे हुए हैं, पहली जिम्मेदारी उनकी है उन संस्थाओं को बचाने की। हम तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम तो कहेंगे, हमारे लिए कोई होली काऊ नहीं है। तो आप देखिए कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों के सक्रिय होने से पहले सक्रिय हो चुका है। क्या कारण है? कल को इस दौर का इतिहास और भविष्य में कभी न्याय होगा, इंसाफ की बात होगी, तो ये मामला सामने आएगा कि क्या ऐसा मेरिट थी, क्या ऐसा कानूनी पक्ष मजबूत था कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन में पार्टियां गई, उन्हीं को ओरिजिनल सिंबल मिला, उन्हीं को पार्टियों के नाम मिले, चाहे शिवसेना शिंदे हो या अजीत पवार एनसीपी हो। ये ऐसा क्या संयोग है कि जो पार्टियां बीजेपी में जाती हैं उन्हीं को है, या जो बीजेपी ज्वाइन करता है ईडी उसके दरवाजे से वापस आ जाती है। इसको जनता को समझना चाहिए और हम लोगों को इसको बिल्कुल रेखांकित करना चाहिए स्पष्ट तौर पर कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्षता की पहली चीज है कि एक तो कोई, मान लीजिए कि शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी है, और हम सब जानते हैं राजीव जी, पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन से ज्यादा कौन जानता होगा। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं होती है कि आप फार्म हाउस में बुलाकर एमएलए को खरीद लें और पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई। पॉलिटिकल पार्टी एक लंबा चौड़ा संगठन है। उसके छात्र विंग होता है, उसका महिला विंग होता है, उसके तमाम सारे ऑफिस बिलर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। ये सब मिला के पॉलिटिकल पार्टी है। जो पॉलिटिकल पार्टी गुवाहाटी के फार्म हाउस बनी, उस पार्टी के पास ये सब कुछ था जो इलेक्शन कमीशन ने उनको ओरिजिनल सिंबल दे दिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन की हर हरकत पर, हर कदम पर पैनी निगाह होनी चाहिए मीडिया की, पैनी निगाह होनी चाहिए सिविल सोसाइटी की और राजनीतिक पार्टियों की भी। बहुत स्पष्ट तौर पे इनको रेखांकित करें कि जहां आप गलत हैं। सारे अधिकारियों की सूची निकालनी चाहिए कि किन अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन तबादला करने पे कह रहा है और किन के तबादले कर रहा है। उन अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका रोल पिछले चुनाव में या पिछले और घटनाओं में क्या रहा है, किसके प्रति उनका वैचारिक रुझान है उन अधिकारियों का। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये नकेल मीडिया के द्वारा पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए, कसनी चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और शेरो शायरी सुना दें और कुछ भी कह दें और आके निकल जाएं। इसलिए सबसे जरूरी पहलू है। दूसरी बात यह कि देखिए, महाराष्ट्र में मुद्दों को आप देखिए, गठबंधन की मेरिट्स को देखिए आप, और एंटी इनकम्बेंसी देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि महायुति कमजोर विकेट पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उसका सबसे बड़ा पहलू, सबसे बड़ा मजबूत प्लेयर जो उसके पास ओपनिंग बैट्समैन है, जो सेंचुरी मार देगा उनके लिए, वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन को जब तक संदेह के घेरे में जनता नहीं रखेगी, तब तक ये चुनाव में बीजेपी कोई चुनाव हारेगी नहीं। ये राजीव कुमार जी चुनाव आयोग में जब तक रहेंगे, बीजेपी एक भी चुनाव नहीं हारेगी। आप देख लीजिएगा, एग्जिट पोल कुछ भी कहते रहे, कोई सर्वे कुछ भी कहते रहे, एनालिसिस कुछ भी हो, मुद्दे कुछ भी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन सबसे पहले से है। उन्होंने पार्टी के सिंबल से राजनीति शुरू कर दी थी 2-3 साल पहले। जी राजीव।
जी, क्या कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? कही है उससे हम सब 100% सहमत हैं कि बीजेपी का ओपनिंग जो बैट्समैन है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से लेकर के और तारीखों में बदलाव तक ये पहली भूमिका कि साहब आप थोड़ा सा बदल दीजिए, अब ये त्योहार आ गया है। और इस बीच में बीजेपी क्या कर रही है, कभी विपक्ष के कभी किसी निवेदन को स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने? नरेंद्र मोदी पूरे लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनको नोटिस मिली क्या? आज तक मिली क्या? एक बार भी? और ये कौन नहीं जानता है कि साहब चुनाव आयोग क्या कर रहा है और नरेंद्र मोदी कैसे गेम अपना सेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो धक्का लग रहा है संविधान को, या हम सब उस संविधान के लिए हमेशा चिंतित भी रहे हैं और खड़े भी रहे हैं, लेकिन संविधान को बदलने की बात जब बीजेपी ने की थी तो सिर्फ उसी से नहीं है, संविधान को ऐसे भी खत्म किया जा सकता है जी, कि आप उन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दीजिए, कमजोर कर दीजिए। चुनाव आयोग से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जुडिशरी और इसके अलावा मीडिया का क्या हाल है, जिन संस्थाओं का रोल लोकतंत्र को बनाने में होता था, मजबूत रखने में होता था, इनके जरिए ही लोगों का विश्वास मजबूत रहता था लोकतंत्र। क्या आप सोच सकते हैं कि जो कभी गांधी से लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर तक, नेहरू से लेकर के और मौलाना अबुल कलाम आजाद तक, इन तमाम लोगों ने और संविधान सभा के प्रबुद्ध लोगों ने जो लगातार संघर्ष किया कि इस देश में हर वयस्क व्यक्ति को वोटिंग राइट हो। अगर आप अमेरिका का इतिहास उठा करके देख लें तो कमजोर लोगों को 100 साल लगा साहब। ब्रिटेन में तो महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए लंबा वक्त लगा, लेकिन भारत में जो वोटिंग राइट मिला और जिसको अंबेडकर ने कहा था कि ये पॉलिटिकल जो फ्रीडम है, जो 26 जनवरी 1950 से राजनीतिक रूप से हम एक होने जा रहे हैं, सबको समान अधिकार होगा। आज की तारीख में हम कहें कि एक रिक्शा वाले का और एक अडानी, सबका मूल्य एक है वोट का, लेकिन जो मिसयूज हो रहा है उस मिसयूज के जरिए क्या आप कह सकते हैं कि अब ये भी बचा है? जो वोट डालने जा रहा है उसका वोट वहीं पड़ रहा है या चोरी हो रही है, उसका भरोसा ही नहीं है। मैं मान लेता हूं कि चलिए नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, लेकिन लोगों के मन में जो अविश्वास है उस अविश्वास को दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के राजीव कुमार पर है। शायरी सुनाने की नहीं है, भाषण देने की नहीं है कि आपसे पॉलिटिकल पार्टी ने सवाल पूछा और आप बदले में चुटकुला सुना रहे हैं। इसके लिए आपको अपॉइंट किया है। अगर आप प्रधानमंत्री के लिए ही है तो खुल के बोल दीजिए ना कि साहब अब चुनाव बेमानी है, तो समझ में आ जाएगा। फिर लोगों के धैर्य की परीक्षा मुझे लगता है कि नहीं लेनी चाहिए। ये देश बहुत अद्भुत है, बहुत संवेदनशील लोग हैं और बहुत धैर्यशाली भी हैं, लेकिन इसी देश के लोगों ने अंग्रेजों की पूरी सत्ता को खत्म किया। वो जिनके जमाने में सूरज नहीं डूबता था वो आज कहां छिपे हुए हैं, ये जरा देख लीजिए। अगर ये गुमान है कि नहीं साहब लोग तो बेवकूफ हैं और लोगों का क्या है, अब राजीव कुमार जी चुटकुला सुना रहे थे कि लोगों का काम है कहना। लोगों का काम नहीं है साहब, पॉलिटिकल पार्टी सवाल पूछ रही है आपसे और आप चुटकुलेबाजी कर रहे हैं। ये खुद राजीव कुमार को लेकर मुझे लगता है कि इनको कोई शर्म हया है नहीं। हम लोग अगर ये उम्मीद करते हैं कि नहीं साहब अचानक किसी दिन
लाज आ जाएगी राजीव कुमार को, तो ये हम लोगों की गलतफहमी है। ये अंग्रेजों से ज्यादा बड़े वाले हैं। अंग्रेजों में तो कम से कम वो इंग्लैंड की जगह पर आयरलैंड के जब आ जाते थे थोड़ा सुधारवादी दिखाई पड़ते थे। यहां तो एक से एक बड़े वाले हैं कि कौन कितना बड़ा वाला है ये देखना है। तो आप तो ये तय ही नहीं कर सकते। लेकिन जब जनता आपके साथ खड़ी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात, और आज मुझे लगता है कि इस देश के लोग विपक्ष के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं, शरद पवार के साथ हैं। तो महाराष्ट्र में जो राहुल जी ने कहा, अब वो वहां होकर के आए हैं इसलिए मैं उनकी बात पर यकीन कर रहा हूं। उन्होंने वो जो जमीन देखी है, अगर कल को चुनाव वहां नतीजे कुछ और आ जाए तो क्या कहेंगे कि राहुल लाल जी गलत थे, या जो हरियाणा में हम लोग देख रहे थे क्या हम लोग गलत थे, हमारे सबके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी क्या? चश्मा जरूर लगा हुआ है और उससे हम लोग थोड़ा दूर तक देख पा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमको दिख नहीं रहा था। जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। इनका हिसाब किताब होगा, अब इतिहास में तो जरूर होगा, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन इतिहास में इनको उसी फेरिस्त में दर्ज किया जाएगा जिस फेरिस्त में वो तमाम लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में गद्दारी की थी। आज बड़ा वाला गुनाह है ये, उससे ज्यादा गुनाह मैं मानता हूं। आज ये देश आजाद है और उस आजाद मुल्क में जो अधिकार हासिल हैं इसी देश के लोगों के और इसी देश के लोगों के द्वारा अगर इसका चीरहरण हो रहा है, उनके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, तो इनसे ज्यादा गुनहगार तो हमें लगता है कि प्रभु अंग्रेज भी नहीं, या अंग्रेजों के समय के गद्दार भी नहीं। वो महाराष्ट्र से लेकर के एक लंबी फेरिस्त है, आप उठाते चले जाइए। ये अगर माफी मांगेंगे तो वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो आज की परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों में विपक्ष को चुनाव भी लड़ना है, मुस्तैद रहना है, तैयार रहना है। और ये भी हमने देखा लोकसभा चुनाव में, खास करके जहां मैं बैठा हूं उत्तर प्रदेश में, कि जहां 400-500 लोग बैठे हुए थे लाठी लेकर के, वहां परिणाम नहीं बदला गया। और ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। एक हमीरपुर का उदाहरण मेरे पास है, जहां पहले कुछ और रिजल्ट आता है, लेकिन 400-500 लोग लाठी लेकर के बैठ जाते हैं कि रिजल्ट तो वही होगा जो असल में है, तो हो जाता है। अब ये कैसे हो रहा है? क्या अब हमीरपुर के जो लोग हैं, मैं अभी 4-5 दिन पहले ही गया था, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं लोग? ये लोगों को मालूम है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो संदिग्ध है, नहीं, चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपाती है, प्रशासन की भूमिका पक्षपाती है। बस अच्छी बात यह है कि लोग आपके साथ खड़े हैं और लोगों के साथ आप अगर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, उनके साथ उनको सहयोग लेकर के, तो ये जीत होगी लोकतंत्र की भी, लोगों की भी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी जो चुनाव मैदान में सीधे सामने है। अदरवाइज चुनाव आयोग एक पार्टी की तरह व्यवहार कर रहा है और उससे हम उम्मीद लगाएं तो ये हमारी नादानी है। राजीव जी। जी क्या कहेंगे राहुल लाल जी? नहीं, ये बात तो सही है कि राजीव कुमार जी, हमें लग रहा है कि चुनाव आयोग के लिए अगर जब काले इतिहास की दृष्टि से जब भी कभी मूल्यांकन होगा तो उसमें वर्तमान चुनाव आयुक्त का नाम डंके के चोट पे सबसे ऊपर लिखा जाएगा। देखिए, मैं तो ये चीज कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 10 जगह पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले थे और उत्तर प्रदेश में जो लोग भी हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग इस बात से सहमत होंगे, जो दर्शक हैं उन जगहों के वो भी सहमत होंगे कि 10 में से, अगर मिल्कीपुर का तो चुनाव उन्होंने पहले टाल दिया, मैं लेकिन फिर भी अभी उसको भी लेके कहता हूं राजीव जी, 10 में से केवल एक गाजियाबाद सदर वाली सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक थी। बाकी 9 के 9 सीटों पे जो है कि वो एनडीए बीजेपी के तमाम जो सहयोगी हैं वो सब लोग मिलजुल के भी उनकी स्थिति काफी खराब है।
तो ये जमीनी स्थिति है इन उपचुनाव को लेके। अब अगर आज अचानक से भी आप बता रहे हैं कि फिर से आवेदन आ गया है कि 13 नवंबर को चुनाव ना हो, 20 नवंबर को चुनाव हो, तो हम लोगों ने देखा इसी प्रकार का आवेदन हरियाणा में आया था कि 1 अक्टूबर को चुनाव ना हो, 5 अक्टूबर को चुनाव, और चुनाव आयोग ने कई तौर पर मान लिया। तो प्रशांत टंडन जी की इस बात से सहमत हो कि देखिएगा वो उपचुनाव फिर जो है कि 20 नवंबर को ना चला जाए वो, क्योंकि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करती है। और एक जो इलेक्शन कमीशन को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि मिल्कीपुर को मामले में तो बिल्कुल एक्सपोज ही हो गया वो। जो कारण उन्होंने बताया वहां पे चुनाव को टालने का कारण वो बिल्कुल ही गैर गंभीर कारण था। चूंकि मैं महाराष्ट्र से भी आ रहा हूं, पुणे में मार्च 2023 में ही जो है कि लोकसभा की सीट खाली हो गई थी, और जब वो मामला जब कोर्ट में आया तो पहले तो लोगों को लगा कि चुनाव करा लिया जाएगा, लेकिन नहीं, जो है कि इलेक्शन कमीशन उपचुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब कोर्ट ने पूछा तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तो चुनाव कराना भूल गए थे। तो ये अब लॉजिक भी नहीं देते राजीव जी, एक जो पर्देदारी करती थी चुनाव आयोग की कुछ अच्छा ढंग का कुछ लॉजिक दे दे। अगर चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना और वो चुनाव कराने उपचुनाव कराना भी भूल जाए, हालांकि उस तुलना में मानूंगा कि मिल्कीपुर में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किया उन्होंने कि नहीं चलो रिट पिटीशन, रिट याचिका, इन शब्दों का थोड़ा प्रयोग कर दिया, तो मानता हूं इसी महानता के लिए थोड़ा नमन कर लिया जाए राजीव जी को। इससे ज्यादा तो राजीव कुमार की कोई उपलब्धि मुझे नजर नहीं आती है। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का चुनाव टाल के, और चाहे अभी जो उनकी संदिग्ध गतिविधियां पूरी रही है हरियाणा के संदर्भ में या फिर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी वोटिंग प्रतिशत का काफी बढ़ जाना, वो कह रहे हैं कि हम एक सवाल का जवाब देंगे। अब जवाब तो दे दीजिए कि भाई वोटिंग प्रतिशत कैसे जो है कि उड़ीसा में 14% तक बढ़ा दिया आपने, उत्तर प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत के जारी करने में आपको 10 दिन से ज्यादा का समय क्यों लगा? अब तो 4 जून के परिणाम आए हुए भी राजीव जी इतने समय हो चुके हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि एक समस्याओं का, एक शिकायतों का जवाब देंगे, लिखित जवाब देंगे। वो शिकायतें भी तो लिखित में गई थी, उसका क्या जवाब आया? तो ये तो बिल्कुल तय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था नहीं है, जबकि आर्टिकल 324 जो भारतीय संविधान का है वो उनको इतनी जबरदस्त शक्तियों से उनको प्रदान करता है कि वो उनको सरकार के किसी हालत में दबाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो तो सरकार के चापलूसी टाइप से करने में लग गए हैं। तो यह विपक्ष की एक स्थिति है कि इन स्थितियों के बीच में विपक्ष को चुनाव में जाना है और उन्हें एक संघर्ष की स्थिति में उतरना है राजीव जी। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है तो नहीं है जी। अमलेंदु जी क्लोजिंग। अमलेंदु जी आवाज आ रही है? मेरी आ रही है? जी बिल्कुल, प्लीज। मेरी आ रही है? हाँ राजीव बिल्कुल। देखिए अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब वो ठीक है कि राजीव कुमार क्या करेंगे, लेकिन राजीव कुमार जो करेंगे वो तो करेंगे, उसकी तैयारी की वजह से अब ये नहीं कहा जाता कि चुनाव जो है वो मजबूती से दिलवाया जाएगा। राजीव कुमार जो करेंगे, राजीव को जवाब दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष अपनी मजबूती के साथ जो वहाँ सरकार है उसको भी जवाब देगा। और तैयारी राजीव की इंडिया गठबंधन की कम से कम यही दिख रही है महाराष्ट्र में खास तौर पे, कि वो जो गुजरात से सरकार चली है, बार बार वो इस बात को कह रहे हैं तमाम नेता गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन के, कि गुजरात के रहमो करम पर चलने सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। और ये एक बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र में राजीव जी बनने जा रहा है। तो अब देखना ये है कि गुजराती जिस तरीके से वहाँ हावी हो रहे हैं, और गुजरातियों का प्रभाव राजीव जी पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, सब जगह बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि पूरे देश भर में कहीं पट्टा होता है सब गुजरात के लोग ही देते हैं। तो अब सब खेगे पट्टे भी देश भर में गुजरात के लोगों को चाहिए, और महाराष्ट्र से आपको सारे कारोबार उठाकर भी गुजरात ले जाना है, और अपराध भी गुजरात से ही संचालित करवाना है। तो ये गुजरात जो है एक बड़ी मुसीबत मुझे लगता है बनने जा रहा है, और इस गुजरात के खिलाफ महाराष्ट्र में लामबंदी मुझको लगता है काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी, कुल जमा ये है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। आप ये तय मानिए कि यहाँ अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पहले ही इधर आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे, इसलिए चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ नहीं उतर रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो। और इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ सीटें उधर आरजेडी को भी मिले, हो सकता है कि कुछ सीटें ममता बनर्जी की भी पार्टी को दी जाएं। सीपीआई एमएल, और इस बार एमएल भी वहाँ पे अपना भाग्य आजमाने के लिए वो पार्टी भी आ रही है। मार्क्सवादी लेनिनवादी बहुत मजबूत है, आप जानते हैं बिहार में वो, और सीपीएम, इन सब के साथ एक बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन, और दूध का जला ऐसे भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है। तो क्या यही होने जा रहा है महाराष्ट्र और झारखंड में? आपकी निराशा दूर हो जाएगी, ये तय मानिए।
रिजल्ट जो प्रशांत जी कह रहे थे, थोड़ा निराशावादी प्रशांत जी दिख रहे थे, कह रहे थे कि ऐसी हालत में तो हमेशा जीत बीजेपी की ही होगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हर दिन होत न एक समाना, तो कई बार ऊपर नीचे भी चीज़ें होती हैं। राजीव कुमार के भी दिन फिरेंगे और दिन तो बहुतों के फिरने वाले हैं, तो आने वाला वक्त यही बताएगा कि रिजल्ट को लेकर आप लोग भी आशान्वित रहिए, आशावादी रहिए और इतना बम्पर पोलिंग करवाइए। विपक्ष के पक्ष में अगर आप हैं तो बम्पर दीजिए कि कोई दूसरा कितनी भी सेटिंग कर ले, जीत उसी की हो जिसको आप चाहते हैं। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव को लेकर बहुत खींचतान उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं क्या होता है 13 तारीख को या 20 नवंबर को, ये फैसला भी जल्दी आएगा। और अभी तो 13 नवंबर को चुनाव करवाए जा रहे हैं। बीजेपी को इसमें परेशानी है। बहुत कुछ आने वाले वक्त में इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी और राहुल लाल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम में। निराश मत होइए, सब कुछ होगा और जम के वोट भी पड़ेंगे और जम के जीत